नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासन काल के दौरान लगा था? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, नारायण दत्त तिवारी, सुश्री मायावती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौधरी चरण सिंह के समय सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तर प्रदेश में। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा था। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो कि उत्तर प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री थे। अब क्लास यहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप नाम याद रखेंगे सुचित्रा कृपलानी। अगर पूरे भारत में भी पूछे कि पूरे भारत में किस राज्य की में पहली बार किसी फीमेल चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा उसका उत्तर। और कौन अपॉइंट हुई थी? तो सुचित्रा कृपलानी अपॉइंट हुई थी। तो यहाँ देख लीजिए, सुचित्रा कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। ये चीज महिला मुख्यमंत्री थी, ये चीज आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? ये आर्टिकल 352 में दिया है। संवैधानिक आपातकाल की बात करेंगे तो ये किस में दिया है? ये आर्टिकल 356 में दिया है अनुच्छेद में। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो ये 360 में दिया है, याद रखिएगा। तीनों अनुच्छेद जो भी दिए गए हैं आपके, ये आपको याद रखना है। घोषणा के आधार देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में घोषणा का आधार क्या क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों आपके राष्ट्रीय आपातकाल में घोषणा के आधार होते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है जो कि मैं आपको बता दूं। जैसे प्रश्न किस तरीके से बनता है? वो संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक उपद्रव मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पदावली को अंतःस्थापित किया गया था, तो वो कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा, पहले यहाँ पे जो सशस्त्र विद्रोह था ये नहीं था, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई थी, यहाँ पे आंतरिक उपद्रव की बात की गई थी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आपका आंतरिक उपद्रव था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया। ये चीज आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम जब संवैधानिक आपातकाल की बात करेंगे तो यहाँ पे जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर में आपका संवैधानिक आपातकाल डिक्लेयर किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसी को आपको पता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार किसके
चीफ मिनिस्टर के अंडर में लगा था, तो चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी वित्तीय अस्थिरता होगी तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संसदीय स्वीकृति की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको 1 महीने याद रखना है, यहाँ पर भी 2 महीने होता है और यहाँ पर भी 2 महीने होता है। मतलब जब भी उद्घोषणा जारी होगी उसके 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन मिलना चाहिए, तभी आपका राष्ट्रपति आपातकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर अगर अगले 6 महीने के लिए और लगाना हो तो फिर इसी उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा बहुमत से अनुमोदित करना पड़ेगा। उद्घोषणा, इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी तो 1 माह है। ये परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 माह की जगह 2 माह दे दिया जाता है। इस चीज में आपको दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है ज्यादा। बस ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल में 1 माह है और संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में 2-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन, और जब हम वित्तीय की बात करेंगे तो उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन। उद्घोषणा का निरसन की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा होगा या लोकसभा के संकल्प द्वारा। यहाँ पे संवैधानिक आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा होता है और वित्तीय आपातकाल में भी राष्ट्रपति द्वारा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे कि जो आपातकाल है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं, तो आप याद रखेंगे हो सकती है। न्यायिक समीक्षा की अनुमति तीनों में है, ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अच्छा, अगर परीक्षा में एक और प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है, अधिकतम की बात मैं कर रही हूं, तो आप याद रखेंगे 3 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, अधिकतम मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। और भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा भारत में कितनी बार की गई है अभी तक, तो आप याद रखेंगे 1 बार भी नहीं, 0 टाइम, ठीक है। अभी तक 1 बार भी नहीं, कभी भी नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपके आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन से कवर कर लिया इस क्लास में। अब दूसरा अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अनेक आश्चर्य की पहाड़ी, चित्रकूट, छोटा दिल्ली, फिर भारत का पवित्रतम शहर, बर्तनों का शहर। बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद, ठीक है। भारत का पवित्रम शहर वाराणसी, सही है। अनेक आश्चर्य की पहाड़ी, चित्रकूट, ठीक है, ये भी सही है। छोटा दिल्ली, नोएडा को नहीं, किसको कहते हैं, गाजियाबाद को, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछा है तो सेकंड का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब बताइए नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा किया जाता है। दूसरा है, शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन दीजिए। यहाँ पर मैन वॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलियम, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो खाली आपका दूसरा करेक्ट है। क्यों खाली दूसरा, केवल दूसरा करेक्ट है? क्योंकि मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम नहीं सेरिबेरियम करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेरिबेलम है ना, तो ये सेरिबेरियम करता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम व्याख्या में देख लेते हैं, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र भी है। शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य कैसे अपॉइंट होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है इनको। तो यहाँ पर चौथे का आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। अगर आपको समय लेना है तो आप वीडियो को भी पॉज करके आप उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। पंचायत समिति की बात करेंगे तो पंचायत समिति में आपका दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे जब भी पंचायत की बात आएगी आपकी, ठीक है, पंचायत, तो आप याद रखेंगे कि संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है। तो ये 9वें भाग में है, 9th पार्ट में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे संविधान का भाग 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप क्या बताएंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में इनके बारे में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायत के बारे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक दो प्रश्न और पूछते हैं, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कि हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, ठीक है, विकास मतलब डेवलपमेंट और कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इसके बारे में अगर आपसे पूछेगा ये कब प्रारंभ हुआ, तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। यहां पर अगर आपसे समितियों के बारे में पूछे तो आप समितियों के बारे में याद रखेंगे, कौन कौन सी समिति है बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत समितियों की बात मैं कर रही हूं जो उससे रिलेटेड है। आपके अशोक मेहता, दोनों मेहताओं लोगों का नाम याद रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके बलवंत राय मेहता कमेटी है। LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, फिर GVR राव कमेटी। ये सारे कमिटीज आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आपसे पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर बताया जा रहा है क्लास। अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। अच्छा, अगर अनुसूची के बारे में आपसे पूछ ले, शेड्यूल के बारे में पूछ ले, मैंने ये आपको बता दिया कि 9th पार्ट में है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक दिया गया है। और अगर शेड्यूल के बारे में पूछा जाएगा किस अनुसूची में है, तो आप क्या बताएंगे, 11th में, ठीक है, 11th अनुसूची में है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर किस प्रसिद्ध मुकदमे को हटा देने की मांग की थी। तो यहाँ पर इन्होंने किस मुकदमे को हटा देने की बात की थी, अलीगढ़ षड्यंत्र केस को, कॉन्स्पिरेसी केस को, मेरठ षड्यंत्र केस को, हावड़ा षड्यंत्र केस को, या फिर काकोरी षड्यंत्र केस को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था मैकडॉनल्ड से कि आप इस मुकदमे को हटा लीजिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था ना, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, ठीक है। और इस कॉन्स्पिरेसी केस में 3 अंग्रेज भी शामिल थे जिनका की परीक्षा में नाम पूछा जा सकता है। तो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेज किसी कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इसमें शामिल थे, और इसमें 3 अंग्रेज जो शामिल थे वो थे आपके फिलिप स्प्रेट, ठीक है, ब्रेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन। याद रखिएगा इन तीनों का नाम। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो फंसे हुए व्यक्ति थे उनको बचाने के लिए पैरवी किसने की थी, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने, कैलाश नाथ काटजू ने, ठीक है, MG दागला ने
और एमए अंसारी ने। तो यहाँ पे इस केस में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए पैरवी जवाहरलाल नेहरू ने, कैलाश नाथ काटजू ने, एमजी दाखला ने और एमए अंसारी ने पैरवी की थी। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं मेरठ षड्यंत्र केस से वो आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवि कलीम जहांगीर के राजकवि थे। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका कविंद्राचार्य की अगर हम बात करें तो ये शाहजहां के आश्रित कवि थे, एकदम सही है। कवि कलीम जो थे वो जहांगीर के राजकवि नहीं थे, वो भी शाहजहां के राजकवि थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। केवल 2 जो है वो आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया था। तो कलीम के कहा किसमें थे? सलीम के दरबार में थे, शाहजहां के दरबार में। तो याद रखिएगा। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट कहां पर है? योकोहामा में है, सियोल में है, सिडनी में है या एम्स्टर्डम में है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सियोल में है। ठीक है, 7th का बी आपका सही उत्तर है। सियोल कहां पर है? दक्षिण कोरिया में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत करता है कौन? एक्सपोर्टर, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, इंपोर्टर, निर्यात व आयातकर्ता दोनों, या फिर सीमा शुल्क अधिकारी, कस्टम ऑफिसर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इंपोर्टर द्वारा, आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बी आपका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र एक भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेज साख है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा क्लास। 9th को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सबनकाया जो वॉल्केनो है वो आपका पेरू में है, एकदम सही है। माउंट केनाबुल मलेशिया में है, सही है। माउंट शास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। माउंट एयो की अगर हम बात करें तो ये फिलीपींस में नहीं है, ये कहां पर है? ये जापान में है। तो 9th का आपका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। माउंट एयो जो है वो जापान में है, याद रखेगा। माउंट शास्ता देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका कैलिफोर्निया में है, मैंने आपको बताया यूएसए में है। इसे व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, माउंट शास्ता को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कास्केड की बात करें, कास्केड रेंज में ये स्थित है, जो आपका यूएसए में कास्केड रेंज है वहां पे ये स्थित है। माउंट केनाबुल मलेशिया, माउंट सबनकाया पेरू, ये हमने डिस्कस कर लिया। 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पो नदी की बात करेंगे तो ये आपके एपेनाइन पर्वतीय क्षेत्र में, वोल्गा, वल्दाय पहाड़ी, अमेजोन, एंडीज पर्वत, नीली नील नदी जो है वो ताना झील से। तो यहाँ पर ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, नीली नील नदी जो है वो ताना से निकलती है। ठीक है, व्हाइट नाइल जो है वो विक्टोरिया, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, ब्लू नाइल पूछेगा तो ताना लेक, और अगर आपसे व्हाइट नाइल पूछेगा तो आप याद रखेंगे विक्टोरिया से। अमेजोन एंडीज से, वोल्गा वल्दाय पहाड़ी से, लेकिन पो जो है वो आपकी एपेनाइन पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। अगर हम पो की बात करें तो ये आल्प्स पर्वत रेंज से निकलती है, और पो को हम इटली की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, यह नदी आल्प पर्वत से निकलकर, ठीक है, लोम्बार्डी के मैदान में प्रभावित होती है तथा एड्रियाटिक सी में जाकर ये गिर जाती है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। लोम्बार्डी की अगर हम बात करें तो ये यूरोप का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन दिया है, उड़ान योजना दी गई है और हृदय योजना दी गई है। अगर हम हृदय योजना की बात करें तो ये आपकी जनवरी 2015 में आई है। ठीक है, उड़ान योजना की अगर हम बात करें तो ये 2016 की योजना है, और स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जून 2015 का समय है।
अब इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका 3 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर 2 होगा। 3, 1, 2 ऑप्शन सी में दिया गया है और 11वें का ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे कीटों को खाकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? घटपर्णी दिया है जिसको कि पिक्चर प्लांट कहते हैं, कोबरा लिली, फिर बटरवर्ट, सनड्यू। तो यहां पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए ना, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये आपके इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं। जब इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो ये उनको खा लेते हैं, ठीक है, और उसी से इनकी बॉडी को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। मेनली ये अपने रूट्स से नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं, सॉइल से, ठीक है, रूट्स के थ्रू सॉइल से। और ये नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। अब यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसमें इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की बात की गई है, जो अपने रूट से सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन ना लेके इंसेक्ट को खाकर नाइट्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स जो आपको मेंशन किए गए हैं ये सारे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, याद रखिएगा। यहां पर कुछ और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वें प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण बोला गया है। तो कथन क्या है? संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार वित्त आयोग की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका बाध्य होता है टू अपॉइंट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। कारण दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, उसके रोल के बारे में बोला गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। और एजर्शन और रीजन पे जो ये बेस्ड प्रश्न है ये भी आपका एकदम सही है। मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको पता है जब भी हम लोकल बॉडीज की बात करेंगे, स्टेट में लोकल बॉडीज की बात करें, लोकल बॉडीज में किस तरीके से अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आप याद रखेंगे किसमें बोला गया? आर्टिकल 253I आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 243I के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला देखते हैं हम, चौथा। यहां पर अगर आप इसको रोल को देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा भी है, या आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारा करेगा। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया है? मतलब वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन? तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, जबकि ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तो मतलब ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, याद रखिएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं KR नारायण, ये भी आपके राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। यहां पर KR नारायण की अगर हम बात करें तो भारत के ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ये चीज याद रखिएगा, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कभी कोई प्रश्न पूछे तो आप KR नारायण लगाइएगा। शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, VV गिरी भी, ठीक है, R वेंकटरमण भी और जाकिर हुसैन भी। यहां पर आपके जितने भी आंसर मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। चलिए आपको पता होगा वैसे जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो भारत के ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जबकि तीसरे राष्ट्रपति थे ये। 15वां प्रश्न हम देखते हैं। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के
सदस्यों के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या आपका 62 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है वो होता है। तो यहां पर क्लास आप एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 62 नहीं होगा, ये कितना होगा 65 होगा, 65 होगा, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा होता है। ठीक है, जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट कमीशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 ईयर्स होता है। ये स्टेट के लिए होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न में आपका गलत ऑप्शन कौन सा दिया गया है? डी आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं। गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, मथुरा में, मेरठ में या फिर वाराणसी में? यहाँ पर आपका सही उत्तर है, जहां से कान्हा जी बिलोंग करते थे, मथुरा में। तो गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? ठीक है, 1958 में, 1959 में, 1960 में या फिर 1961 में? तो यहाँ पर ये एक डायरेक्ट प्रश्न है और मैं आपको बता दूं ये आपका 1960 में, ठीक है, 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट द क्रूएलिटी टू एनिमल्स। तो ये आपका 1960 में आया था, याद रखिएगा। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। कार्बन टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन टैक्स की बात की गई है, या टैक्स सीओटी के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, एकदम सही है। कार्बन टैक्स सर्वप्रथम फिनलैंड द्वारा 1990 में लगाया गया था, ये भी एकदम सही है। तीसरा आपको दिया गया, भारत में कार्बन टैक्स 1 जुलाई 2010 से लगाया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 18 का डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए, ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य की बात बोली गई है, फॉल्स की। या पृथ्वी के समताप मंडल में अवस्थित है, आप सभी को पता है ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। या पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ये भी आपको पता है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। समताप मंडल में ओजोन के अपक्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस मिथाइल ब्रोमाइड है। ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका गलत है। क्यों? द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर द वेदरिंग ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नॉट मिथाइल ब्रोमाइड, इट्स CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो कि AC, रेफ्रिजरेटर से जितने भी आपके कूलिंग एजेंट है उसमें से निकलता है। वह क्षेत्र जहां ओजोन की सांद्रण 2020 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है उसे ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है, ये भी आपका सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओजोन को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? डॉप्सन का। और यहां पर बोला गया है कोई भी एरिया जहां पे ओजोन का कंसेंट्रेशन 220 डॉप्सन से कम हो जाता है वहां पर हम कहते हैं ओजोन लेयर में होल है, ये भी सही है क्लास। ठीक है, ओजोन डे अगर आपसे पूछा जाएगा कब मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? 16 सितंबर को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड आपका कौन सा प्रोटोकॉल था बताइए? तो आप याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 20वां प्रश्न। यहां पर हाथी रिजर्व दिया गया है और राज दिया गया है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व मयूर झरना की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? उड़ीसा में दिया गया है। लेमरू छत्तीसगढ़ में दिया गया है। ठीक है, एकदम सही है। सोनितपुर आपका जो है असम में, ये सही है। इंटाकी की बात करेंगे तो ये नागालैंड, एकदम सही है। यहाँ पर मयूर झरना जो है वो बहुत से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं मयूरभंज में। अगर परीक्षा में क्लास आपसे पूछे मयूरभंज
कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, मयूर झरना कहाँ पर है, मयूर झरना जो है वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और इस प्रश्न में आपसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नहीं सुमेलित है, सही नहीं सुमेलित है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोगों के विभिन्न कारणों के वैज्ञानिक विवेचन का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, इटिमोलॉजी, इटियोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, वो आपका है इटियोलॉजी। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये वृक्ष वलय कालक्रम से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपके पेड़ की जो रिंग्स होती है ना, यहाँ पे जो छल्ले बने रहते हैं पेड़ों के, उसके आधार पर एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा ये देखा जाता है कि कितना ओल्ड ये वृक्ष होगा। ठीक है, जितने रिंग्स बने रहते हैं ना उतना ज्यादा पुराना, इतना ज्यादा एज उस वृक्ष की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इटिमोलॉजी की बात करें, ये शब्दों के इतिहास के अध्ययन को कहते हैं। याद रखिएगा परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्लास हल्के में मत लीजिएगा, यही प्रश्न बन जाते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर फुलरेंस की बात की गई है, सूक्ष्म बर्फ की बात की गई है, केरोटिन की बात की गई है, मस्टर्ड गैस की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं मस्टर्ड गैस आपका रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है, एकदम सही है। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, एकदम सही है। सूक्ष्म बर्फ की बात करेंगे तो ये आपके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, फुलरेंस की बात करेंगे तो ये फ्लोरीन युक्त कार्बोनिक यौगिक होता है, ये आपका गलत है। अगर हम फुलरेन की बात करें तो ये आपका अपर रूप होता है, इलेक्ट्रोट्रोप्स होता है, किसका, कार्बन का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं साइंस में, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है 22वें का, ए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका इलेक्ट्रोट्रॉप है, किसका, कार्बन का। चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम जबकि घनत्व अधिकतम होता है, तो वो कौन सा तापमान होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री या फिर 100 डिग्री। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 4 डिग्री। ठीक है, 23वें का सी आपका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पौंडीचेरी से फ्रांस का नियंत्रण कब समाप्त हुआ था, 1954 में समाप्त हुआ था। गोवा से पुर्तगाल का नियंत्रण कब समाप्त हुआ था, 1961 में समाप्त हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था, अगर हम बात करें ये 1972 में हुआ था। और ताशकंद समझौते की अगर हम बात करें, ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था, 66 में हुआ था। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। 1 2 4 3 किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है। तो 24वें का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ आपको मुगल पोस्ट दी गई है, दूसरी तरफ आपको ऑफिसर्स दिए गए हैं। तो चलिए एक एक को अरेंज करते हुए चलते हैं। मीर ए आतिश, मीर ए आतिश की बात करेंगे तो ये आपके शाही तोपखाने के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सही होगा, शाही तोपखाने के प्रमुख। ठीक है, सद्र उस सद्र की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। दीवाने समा की अगर हम बात करें तो ये राजकीय कारखानों का निरीक्षण करता होते थे। और मीर बख्शी की बात करेंगे तो ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मतलब यहाँ पर आपका जितना भी दिया गया है सब सही दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4, 25 का ए आपका सही उत्तर होगा। क्लास ऐसे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा।
चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई है कि पैरेलल गवर्नमेंट कहां पर नहीं फॉर्म हुआ था, बलिया में, तामलुक में, सतारा में या फिर पवनार में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पवनार में पैरेलल गवर्नमेंट आपकी नहीं फॉर्म हुई थी। ठीक है, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को की गई थी। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। और ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी कांग्रेस के जो आपके मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और गांधी जी को कहां पर अरेस्ट करके रखा गया था? आगा खान पैलेस में रखा गया था। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दुर्भिक्ष आयोग और गवर्नर जनरल की बात की गई है। ठीक है, फेमाइन कमीशन की बारे में बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके दुर्भिक्ष आयोग हैं उसको याद करने का एक तरीका स्ट्रॉ, ला, मैकडॉनल्ड से। ठीक है, ये चीज आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्ट्रॉ, ला, मैकडॉनल्ड से। स्ट्रॉ ठीक है मतलब स्ट्रेची, ला मतलब लॉयल, मैकडॉनल्ड से। तो ये सारे आपके दुर्भिक्ष आयोग हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम स्ट्रेची कमीशन की बात करेंगे तो वो किसके समय में आया था? वो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इसको वाई कर लीजिएगा, इस तरीके से दिया रहता, एकदम सही है। लॉयल कमीशन की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या दिया गया है? लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। नहीं, ये जो आयोग है वो 1898 में आया था और उस समय लॉर्ड कर्जन नहीं था। लॉर्ड कर्जन तो 1900 के समय में है ना, उस समय लॉर्ड एलिंगन था। याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड एलिंगन। एक जगह लिख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। मैकडॉनल्ड आयोग की बात करेंगे तो इस समय आपका लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, ये यहां होगा, ये यहां होगा। मैकडॉनल्ड आयोग, मैकडॉनल्ड कमीशन जो फेमाइन से रिलेटेड था उसकी स्थापना 1901 में हुई थी। यहां पर स्ट्रेची कमीशन 1878 में लॉर्ड लिटन के समय, 1898 में लॉयल कमीशन आया एलिंगन के समय, और मैकडॉनल्ड के समय मैकडॉनल्ड आयोग जो है वो कर्जन के समय में आया 1901 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28वां प्रश्न। यहां पर देख लीजिए, संस्थाएं दी गई है और स्थापना वर्ष दिया गया है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1917 दी गई है। 1917 में तो यहाँ पर 1917-16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आपका होम रूल मूवमेंट वाली बात हम कर सकते हैं। एनी बेसेंट, आप सभी को पता है एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश वुमेन थी। वो भारत क्यों आई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि थियोसोफिकल सोसाइटी बहुत पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1875 में आपका हुआ था और मैडम ब्लाविस्की द्वारा हुआ था। ठीक है, परीक्षा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह दिया रहता है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। नहीं, एनी बेसेंट द्वारा नहीं, 1875 में ही इस सोसाइटी की स्थापना कर दी गई थी मैडम ब्लाविस्की द्वारा। बाद में एनी बेसेंट जब भारत आती है तो इसके मेंबर बनती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये आपके इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और यहां पर 1875 में 1864 सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1904 दिया, इसको 1905 करिए और यहां पर आप क्या लिखेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले लिखेंगे। ठीक है, हिंदू महासभा 1915 सही है। कौन? मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। चलिए, तो 28वें का डी आपका सही उत्तर है। 29 को अब हम देखते हैं। मुगल बादशाह दिया गया है और उनके मकबरे के बारे में बोला गया है और बोला गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में सही है, हुमायूं दिल्ली में, अकबर सिकंदरा में सही है। ठीक है, जहांगीर की हम बात करेंगे तो जहांगीर औरंगाबाद में दिया गया। औरंगाबाद में किसका मकबरा है? औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, याद रखिएगा। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जहांगीर का मकबरा जो है वो शाहदरा में है, जो कि लाहौर में है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं था 29 का? डी आपका सही सुमेलित नहीं था। 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन तथा दूसरा कारण कहा गया है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? हाई टाइड आते हैं। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। एकदम सही है, ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए टाइड क्यों आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एक रीजन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा आकर्षण, एक आकर्षण हो रहा है इन तीनों में और ये आकर्षण ज्यादा हो रहा है। ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य के परस्पर आक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय तरंगे हैं। ठीक है, समुद्र की तह से समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, जबकि नीचे उठना हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जब आपकी जो वेव्स हैं जो वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है, अगर ये समुद्र है और इसकी लहरें ऐसे ऐसे उठ रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब ये आपकी नीचे की तरफ जानती है, नीचे की तरफ जाना, तो उसको हम भाटा कहते हैं। ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और चंद्रमा का सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक समीप होने के कारण चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न क्षमता सूर्य से 2.17 गुना अधिक होती है। और जब ये तीनों आपकी एक उसमें रहते हैं ना, तीनों सीध में होते हैं, तो यहाँ पे बृहद ज्वार आपका बनता है। और जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के समकोण की स्थिति में होता है तो यहाँ पे लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो अमावस्या व पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जिससे इनमें संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। याद रखिएगा, बृहद ज्वार कब बनता है? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को युति वियुक्ति या सिजगी कहते हैं। लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 31 प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास के लेखक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस रांधवा। ठीक है, फिर आपको दिया गया है मोदा दुगु, विजय गुप्ता या त्रिलोचन महापात्र। तो यहाँ पर क्लास भारत में कृषि का इतिहास जो पुस्तक है वो एम एस रांधवा द्वारा लिखी गई है। एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन, हरित क्रांति के जनक कहते हैं भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का बी आपका सही उत्तर है। 32 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नहीं है दे बोला गया है ना। तो सबसे पहले अरहर दिया गया, ये होती है। चना होती है, मटर होती है, राजमा नहीं होती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 32 का वो आपका डी होगा। जो दलहनी फसलें होती है ना, जिसमें चना, मटर, मूंग आते हैं, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती हैं। ये चीज याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 प्रश्न, 33वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको एल्यूमिनियम संयंत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए दामन जोड़ी, मुरी, ठीक है, अलवाय, कोयना। तो एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। दामन जोड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। तो ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड आपको 2 जगह दिया गया है। मुरी की अगर हम बात करेंगे क्लास, मुरी जो है वो झारखंड में है। ठीक है, कहां पर है? झारखंड में। बी का फर्स्ट आपको 1 जगह दिया गया है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। और देख लेते हैं, अलवाई की बात करेंगे तो ये केरल में है। ठीक है, केरल में। और केरल में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा आप, यहां पर जो आपका सहायक देश था वो आपका कनाडा था। कोयना की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब यहां पर हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। एल्यूमिनियम संयंत्र दिए गए हैं आपको, राज्य दिया गया है, सहायक देश दिया गया है। दामन जोड़ी उड़ीसा में फ्रांस नाल्को द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के अंगुल व कोरापुट भी नाल्को द्वारा स्थापित
एल्यूमिनियम संयंत्र है, परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा। मुरी झारखंड कनाडा, ठीक है, सहायक देश की अगर हम बात करें। अलवाय केरल कनाडा। कोयना महाराष्ट्र रूस रशिया, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। 34वां प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एक जंतु के साथ साथ पादप की भी विशेषता होती है। मतलब इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। फर्न में, ठीक है, मॉस में, अर्थवॉर्म में या फिर युगलीना में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, तो 34 का डी आपका सही उत्तर है। 35 देखते हैं, अर्जुन उर्मिल केवलारी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहां पर देखिए, अर्जुन की अगर हम बात करें, अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर है। सॉरी क्लास, एक्सक्यूज मी। उर्मिल बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये उर्मिल नदी पर है, और केवलारी बांध केवलारी नदी पे है। और ये तीनों जो है वो आपके ललितपुर में है कि चित्रकूट में है, महोबा में है कि झांसी में है। ये तीनों जो है वो आपके महोबा में है। 35 का सही उत्तर क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जीएसटी परिषद में प्रत्येक निर्णय 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कारण दिया गया, इस परिषद में केंद्र सरकार का वोट 1/3 और समस्त राज्यों का वोट 2/3 माना जाता है। ये एकदम सही है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो भी डिसीजन है वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है, और इस काउंसिल में जो वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1/3 है, और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो वो 2/3 है। लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहां पर देखिए एक प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। तो यहां पर अनुच्छेद 279 ए आर्टिकल जो है उसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बोला गया है, याद रखिएगा। यहां पर कुछ और प्रश्न हम देखेंगे, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो आप याद रखेंगे जो यहाँ पर आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परिषद में केंद्र सरकार का वोट कितना माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 जो होता है वो केंद्र सरकार का माना जाता है, जबकि राज्य सरकार की बात करें तो कुल मिला के राज्य सरकार के पास जो वोट होता है वो 2/3 होता है। तो ये 1/3, ये 2/3, ठीक है। भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है, जो कि कहां से लिया गया, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 37, निम्नलिखित राज्यों को जनघनत्व के संदर्भ में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिया है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल और फिर बिहार दिया है। तो यहाँ पर हमको पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से उन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले बिहार होगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल होगा, फिर केरल होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 37 का। हम देख लेते हैं 37 का ए आपका सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात यहां पर हम कर रहे हैं, हम जन घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जन घनत्व देखें तो 382 है ये, ठीक है, जबकि 2001 में कितना था, 325 था। और अगर हम राज्यों में देखें कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश। बंगाल का, बिहार का अगर हम जनघनत्व बात करें तो 1108, बस ऐसे ही देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहां याद रखिएगा बीबी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बी जो है वो बिहार है, बीबी, ठीक है, ये आपका बंगाल के लिए बीबी के यू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका बिहार है, फिर बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देख लीजिए 829, क्योंकि यूपी स्पेशल में ये प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा, यूनियन टेरिटरीज की बात करेगा, तो आप बताएंगे सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाए है यूनियन टेरिटरीज में, तो वो दिल्ली में है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व की अगर बात करेगा, किस राज्य में सबसे कम घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा क्लास सारे पॉइंट्स।
अगला हम देखते हैं 38th। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जनपदों का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात के बराबर है? यहाँ पर प्रतापगढ़ और जौनपुर, बलिया और कानपुर, सीतापुर और प्रयागराज या फिर रायबरेली और महाराजगंज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अ सेक्स रेशियो इक्वल टू द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? इंडिया की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायबरेली और महाराजगंज। 38 का डी आपका सही उत्तर है। 2011 की अगर हम जनगणना देखें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ठीक है। और अगर हम भारत की देखेंगे तो 943 है भारत का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और महाराजगंज की अगर हम सेक्स रेशियो देखेंगे, यहाँ पे लिंगानुपात देखेंगे तो वो कितना है? 943 है, ठीक है। 943 जो कि किसके इक्वल है? 943 भारत के लिंगानुपात के इक्वल है। और यही प्रश्न में आपसे पूछा था, याद रखिएगा। खाली उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 912 है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे तो 943 है। और उत्तर प्रदेश की जो 2 डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, महाराजगंज, वहां पर भी 943 है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं? जौनपुर है, आजमगढ़ है और देवरिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है, जिला है, सॉरी राज्य नहीं बोलना चाहिए, जिला है उत्तर प्रदेश में, वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा आप। चलिए 39 प्रश्न को हम देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। यहाँ पर पहला आपको दिया गया, इसकी स्थापना रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। दूसरा है, इसको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है ना, ये आपकी एक फाइनेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वित्तीय उसको सहायता प्रोवाइड करती है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट के समय। ये एकदम सही है, लेकिन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नहीं, और भी इंस्टीट्यूशन आपके शामिल थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो आपका सही होगा। 2 को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको कि हम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। 1992 में ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में, आप सभी को पता है अर्थ समिट 1992 में हुई थी, रियो दी जेनेरियो में हुई थी, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक प्रकार का कोष है जिसको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फिर उसके बाद यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है क्लास। इसी चीज को यहाँ पे ऐसे क्लियरली आपका मेंशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि आपके कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन को फिनेंस भी करता है, पैसे भी प्रोवाइड करता है, जैसे मिनामाता कन्वेंशन। यहाँ पे मिनामाता कन्वेंशन परीक्षा में पूछता है किस चीज से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे मिनामाता कन्वेंशन जो है वो मरकरी, ठीक है, मरकरी पे है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो ये आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है, पीओपी के लिए। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन और यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्लास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। ये किसका आउटकम था? जो अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में 1992 में। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है जैव विविधता सम्मेलन आपका हुआ, ठीक है। रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, और ये 1971 में रामसर में साइन किया गया था जो कि ईरान में है, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन की बात करेंगे या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये 1997 में साइन किया गया था और ये हरित गैस से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए।
40वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवई समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अशोक दलवई कमिटी वाज फॉर्म टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर इन विच ईयर? तो यहां पर आप याद रखेंगे 2016 में, ठीक है, 2016 में। तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सुझाव देना था। याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर कुछ कमिटीज हम देख लेते हैं जो कि मैंने आपको क्विक रिवीजन सीरीज में रिवाइज भी कराया है। अगर आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो वहां पे आपका रिवीजन भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जल्दी से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, विनिवेश से रिलेटेड है, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी की बात करेंगे तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। केलकर कमेटी की बात करेंगे तो कर सुधार से रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा कमेटी की बात करेंगे तो इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है, बीमा सुधार से। आबिद हुसैन कमेटी की बात करेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, लघु उद्योग से। बेसल कमेटी आपका बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। दीपक पारेख कमेटी यूटीआई को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। हनुमंत राव कमेटी की बात करेंगे तो उर्वरक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। राजा चिलैया टैक्स रिफॉर्म से। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स से। टंडन कमेटी सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय द बैंक। तारापुर कमेटी जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, ठीक है। वगुल कमेटी की बात करेंगे तो मनी मार्केट, भारत में मुद्रा बाजार से। जीवी रामाकृष्णन कमेटी की बात करेंगे तो ये विनिवेश पर है आधारित, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पे। गोयपोरिया कमेटी की बात करेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर, ठीक है। प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार। जे आर राव वर्मा कमेटी की बात करेंगे, जे.आर. वर्मा कमेटी की बात करेंगे तो करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस से। जानकी रमन कमेटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से, प्रतिभूति लेन देन से। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। आज 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, मॉक टेस्ट को, ठीक है। पहले के भी मॉक टेस्ट आपके दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। क्विक रिवीजन सीरीज में भी हम नए टॉपिक्स को भी लाएंगे, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, बस पढ़ते रहिए आप लोग। कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मैं आपके कमेंट को देखूंगी तो मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्लास, उसकी चिंता मत करिएगा, लेकिन बस पढ़ाई करिए सही ढंग से। एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए, हारिएगा नहीं, अंत तक हारिएगा नहीं। कभी भी अगर आप निराश होते हैं तो उसको कहिए निराश होने से कोई वो नहीं होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिए, निराश होने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी निरंतर आपको। तो खूब पढ़िए जब तक पेपर ना हो जाए और अच्छे से पेपर में अपीयर होइए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, प्रीलिम्स जरूर निकलेगा आपका। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।